अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईशान व्लॉग IVS। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के फलोदी ज़िले की बाप तहसील के एक प्रमुख मदरसे में, जहां सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि एक अच्छे संस्कार, अनुशासन, इंसानियत और देश प्रेम की भी तालीम दी जाती है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े ऐसे अनोखे सफ़र पसंद वीडियो देखने हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखें। यह मदरसा क्यों खास है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। शिक्षा और संस्कार, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। समाज के लिए योगदान, ये भी हम आपको बताएंगे। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, बाप तहसील का यह मदरसा स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से बच्चे इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। कुरान, हदीस और इस्लामी शिक्षा के साथ साथ अच्छे आचरण, अनुशासन, समाज में मिलकर जुलकर रहना और हर तरीके से समाज को बढ़ावा देने की सीख भी दी जाती है। अब करते हैं शिक्षा की बात। तो शिक्षा बड़े पैमाने पर यहाँ शिक्षा दी जाती है। यहाँ विद्यार्थियों को समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, साफ सफाई, इंसानियत, अहमियत सिखाई जाती है। कई मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा भी दी जाती है ताकि बच्चे धार्मिक और दुनियाई दोनों तरफ की जानकारी प्राप्त कर सकें। समाज के लिए क्या योगदान रहता है इन मदरसों का? तो ऐसे मदरसे समाज में शिक्षा का प्रसार करते हैं और लोगों को अमन, भाईचारे और नैतिक मूल्यों की सीख देने का प्रयास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, फाइनली जैसा कि आज मैं पहुंचा हूं बाप एक तहसील है जो पहले जोधपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन फिलहाल अभी नया जिला बना है फलोदी जिला होने के कारण अब इसका बाप जो तहसील है इसका जिला है फलोदी। और फाइनली मैं बाप जो तहसील है इसके अंदर पहुंचा हुआ हूं, जो कि पोखरण से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और फलोदी जैसे आएंगे, फलोदी से पड़ जाता है 36 किलोमीटर। तो दोस्तों, बाप के अंदर एक बहुत बड़ा मदरसा है और मदरसे का नाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मदरसे का नाम मदरसा इहयाउल उलूम है। दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े हैं मुल साहब रहमतुल्लाह कासमी। दिल से आपका एहतराम करता हूं मेरे साथ में बैठने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले बात करते हैं कैसा निजाम चल रहा है मदरसे का, किस तरह से आपने टैकल किया हुआ है सारा निजाम, और कितने इसमें टीचर हैं, कितने इसमें बच्चे हैं, और तकरीबन कौन से सन में आपने इसकी नींव रखी, तो और किस हिसाब से इसमें शिक्षा होती है, कहाँ कहाँ से इसमें बच्चे आते हैं और कहाँ तक इसमें पढ़ाई होती है। तो बारीकी से एक एक करके सबके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्ली अला हबीबिल करीम। जिस मदरसे में आप लोग मौजूद हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा इहयाउल उलूम है। ये सन 80 के जनवरी महीने में इस मदरसे का क़याम अमल में आया और सामने कोने में छोटे से 3 कमरों पे इबारत पर हमने सन 80 में दौड़ भाग करके बनाई। और उसके बाद मुत्तसिलन आने वाले रमज़ान के बाद मदरसे का मुस्तकिल हमने यहाँ दाखिला शुरू किया। उस साल, पहले साल में 30-35 बच्चे मदरसे में दाखिल रहे और सालाना तकरीबन 50,000 की यहाँ जो आमद रही। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कारवा बनता गया और आज ही मदरसा 47 साल इस मदरसे को हुए, कायम हुए। इस 47 साल के अरसे में मदरसे के प्लेटफार्म से यहाँ के मुसलमानों में बहुत काम हुए। मदरसे के साथ साथ मदरसे ने तरक्की पाई, मदरसे ने अपना नाम रोशन किया। इसके साथ साथ मदरसे के प्लेटफार्म से और भी बहुत से काम यहाँ के मुसलमानों के लिए हुए। गरीब मुसलमान थे और एकदम अनपढ़ और नादान जाहिल किस्म के लोग थे, और एकदम खाली इलाका था। यहाँ पे किसी किस्म का कोई ना सियासी शऊर था, ना कोई दीनी शऊर था।
लेकिन इस मदरसे के फार्म से सारे काम किए गए, लोगों में शऊर बेदार किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बेदार हैं और हर मैदान में लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। इस मदरसे में फिलहाल 500 तलबा है जी। और इस मदरसे का तकरीबन पूरा स्टाफ और अमला 55 लोग है। माशाअल्लाह। एक ये बिल्डिंग जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है जी। और एक ये दूसरी बिल्डिंग है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे। दो साहिब खैर ने, दो भाइयों ने एक जमीन वक्त किया, उस बिल्डिंग को अल्हम्दुलिल्लाह तामीर किया गया है। एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनी है, सामने मस्जिद है, किचन है, एक बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर है। उसका काम तकरीबन पूरा हो रहा है, छत गिर गया है। उसके अंदर 8वीं तक का स्कूल है और साथ साथ दीनियात पूरा पढ़ाया जाता है। वहाँ पर बच्चे 8वीं तक की तालीम असली पा करके और दीनियात से वाकिफ होकर के फारसी तक वहाँ पढ़ लेते हैं। उसके बाद बच्चे को इख्तियार है, वो बच्चा कहाँ जाए उसको इख्तियार है। अगर उनको हाफिज़ कुरान बनना है तो यहाँ बने, आलिम बनना है तो यहाँ आ जाए, और स्कूल में जाना है तो फिर आगे हमारे यहाँ 8वीं से और आगे निज़ाम हमारे यहाँ असली तालीम का है। हमने केरल की एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हमने उनसे राब्ता करके उनका हमने यहाँ पर सेंटर कायम किया है। केरल में उनका बहुत बड़ा वो गोया उनका नेटवर्क है और बहुत बड़े कई इदारे हैं, दसियों उनके इदारे हैं और मैंने उनको देखा है, बहुत शानदार उनका निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत हमने यहाँ भी सेंटर कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे यहाँ BA तक यहाँ पढ़ाएंगे। अभी उस सेंटर में 50 बच्चे दाखिल हैं और केरल ही के 4 असातिज़ा उनको पढ़ा रहे हैं। 12वीं में तकरीबन 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं का भी इम्तिहान दिया है। 2 सब्जेक्ट उनके बाकी है जो आगे सितंबर में होंगे। और उसके साथ साथ मदरसे में का अस्पताल भी है, खुद का मदरसा का अस्पताल है, जहाँ मदरसे के बच्चों की सहूलत के अलावा दूसरे लोगों का भी, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी मुसाफिर हो, सबका इलाज किया जाता है और बहुत ही मुनासिब दामों पे इलाज किया जाता है। खून पे लूट खसूट नहीं होती है। डॉक्टर को बाकायदा उस पर पाबंद किया गया है कि अच्छा मेडिसिन दो, थोड़ा मेडिसिन दो। और इनको यहाँ के बेचारे गरीब लोग बहुत लुटते थे, उनको रोकने के लिए और उनकी सही की सलाह के लिए और उनको सही जो है ट्रीटमेंट के लिए हमने ये हॉस्पिटल कायम किया है। और ये किसी साहिब खैर ने किया है इस हॉस्पिटल को। अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है माशाल्लाह। 20 बेड का हॉस्पिटल है, उसके अंदर सारी मशीनें वगैरह हैं, यहाँ तक के लैब और इसके अलावा इसकी मशीन क्या नाम वो एक्सरे लेते हैं, एक्सरे मशीन वगैरह सारी यहाँ पर है और अच्छा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा दूर दराज की बस्तियाँ जो एकदम खाली बस्तियाँ थी, जहाँ कोई तालीम का इंतज़ाम नहीं था, ना कोई स्कूल की तालीम का इंतज़ाम, ना कोई मदरसे की तालीम का इंतज़ाम, वहाँ तकरीबन 93 ऐसी मकामात है जिन पे हमने मकातिब कायम कर रखे हैं। किसी मकतब में 50 बच्चे पढ़ते हैं, किसी में 40 पढ़ते हैं, किसी में 30 पढ़ते हैं। 100 तक की तादाद है इन मकातिब में पढ़ने वालों की। तकरीबन 4,500 हजार तलबा इन मकातिब में पढ़ते हैं और उस मकातिब की निगरानी टोटल मदरसा करता है। 3 आदमी बाकायदा उसकी निगरान रखे हैं और जुज़वी तौर से उनके हर बस्ती को और हर जहाँ पे मकतब कायम है उस मकाम के लिए जैसी उनकी हालत है ऐसे हम लोग मदद भी करते हैं उनको। इनकी जो है मदरस की तनख्वाह में मदद भी करते हैं। इसके अलावा बहुत से स्कूल बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ स्कूल नहीं थे। गांव बनाए, यहाँ कुछ गांव वगैरह नहीं थे सारे। ये बड़ा गांव है जिसके यहाँ 15 किलोमीटर के एरिया में गांव के महल्ले थे। हमने उनको रेवेन्यू विलेज बनाए, पंचायतें बनाई और बहुत से काम हुए, रास्ते कटे। और सबसे बड़ी ये है कि अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लास्ट बजट में जोधपुर जिले को एक माइनॉरिटी का स्कूल देने जा रहे थे वो,
मुझे पता चला तो मैंने अशोक गहलोत साहब से दरखास्त की, साहब ये आप जो स्कूल जोधपुर से दे रहे हैं ये हमें दे दीजिए। तो मैं एक गांव का सरपंच भी हूँ, तो उस गांव में एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी की स्कूल बन रही है, 19 करोड़ की स्कूल तामीर हो रही है, माशाअल्लाह तामीर हो रही है। और बहुत से काम हुए हैं यहाँ इलाके में, बहुत सारे काम हुए हैं। इस मदरसे का सालाना बजट 2.5 करोड़ के करीब है और इस साल तो और ज्यादा बढ़ेगा, हर साल 20-25 लाख बढ़ते जाते हैं। जी जी। तो 2.5-3 करोड़ का सालाना मदरसे का जो है बजट है। इस मदरसे में पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली के बिल्कुल करीब में राजस्थान, जहाँ भरतपुर अलवर के जो जिलों के जो गांव है, वहां से लेकर के जयपुर, शेखावाटी, सवाई माधोपुर और बीकानेर और जोधपुर और बाड़मेर और जैसलमेर और फलोदी, इन तमाम अजला के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 500 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 6 दर्जे हिफ्ज के हैं। आलिम तक की तालीम 1 साल यानी मिशकात शरीफ तक हम आलिम की तालीम यहाँ देने बच्चे तैयारी करते हैं। उसके बाद आगे देवबंद वगैरह चले जाते हैं। 1 साल कम रहता है आलिम होने में, उससे पहले सारी तालीम यहाँ होती है। क़िरात यहाँ पढ़ाई जाती है, सबा अशारा की क़िरात पढ़ाई जाती है, बहुत मजबूत है उसके लिए, 2 आदमी क़िरात पढ़ाने के लिए है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा निज़ाम है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह इसके हमारी तमाम दुआ को कबूल फरमाए। तो हजरत साहब, जैसे कोई अपना बच्चा करना चाहे, किस उम्र से दाखिला आप लेते हैं और कितनी उम्र तक के बच्चे का लास्ट आप दाखिला ले सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पे जो फीस का जो रूल बना हुआ है सिक्योरिटी, तो कितना वो फीस रखा है आपने और कितना खर्चा बच्चे का साल का आता है? हम स्कूल में सालाना सिर्फ 600 फीस लेते हैं। 600 फीस लेते हैं? 600 रुपये फीस सालाना लेते हैं। सालाना 6,000 लेते हैं, 600 नहीं 6,000 फीस सालाना स्कूल में। और मदरसे में कोई फीस नहीं है, दाखिला फीस है जो है, कोई 500 देता है, कुछ 200। जदीद बच्चे होते हैं वो 500 देते हैं, जो कदीम होते हैं वो 200 देते हैं। और फीस वगैरह कोई निजाम नहीं। बच्चा हमारे यहाँ 10 साल के बाद बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर लेते हैं। और आगे की जो उम्र है, चाहे 60 साल का आ जाए उसको भी ले लेते हैं, लेकिन कम से कम दाखिले के लिए 10-11 साल का बच्चे का होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि बच्चे वहाँ हमारे अतराफ में सारे बकाते कायम है ना, तो छोटे बच्चे आते भी नहीं, बड़े बच्चे आते। तो अजय साहब, एक बात और कि सरकार आपको कितना सपोर्ट करती है यहाँ की सरकार? जैसा कि आप बता रहे हैं 2.5 करोड़ का सालाना बजट हो जाता है और जैसे जैसे आप वक्त बीत रहा है तो 10-20-30 लाख रुपए बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अपने खजानों के दहाने मुसलमान मदारिस के लिए खोल रखे हैं। ये हम बड़े आराम के साथ मदरसों को चलाते हैं और सरकार हमें कोई किस्म की कोई काम करने में कोई खलल नहीं सरकार की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का ये बड़ा सपोर्ट है कि हमें आराम से अपना काम करने देते हैं और हम सही और शफाफ काम रखते हैं। अपना हिसाब किताब साफ रखते हैं, सालाना ऑडिट रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। उसके अलावा वो जो हमारा वो मदरसा बोर्ड से भी जो स्कूल है, मदरसा बोर्ड से है, तो मदरसा बोर्ड से कुछ अभी कोई टीचर वगैरह तो नहीं है, लेकिन कभी कोई चीज मिल जाया करती है। लेकिन स्कूल मदरसा बोर्ड से हमारा रजिस्टर तो उससे है और मदरसा बोर्ड से एक बिल्डिंग के पैसे भी हमें कुछ मिले थे, बाकी और बच्चों का जहाँ तक खान पीन का देखा जाए तो हफ्ते का जो एक चार्ट बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, उसको किस हिसाब से? बिल्कुल बाकायदा इसका मेनू बना हुआ है। सुबह जो है हम नाश्ते में देते हैं, चने देते हैं, कभी दलिया देते हैं, कभी केला देते हैं और कभी ये पोहा ये देते हैं। अच्छा निजाम है सब इसका, क्या नाम, नाश्ते का। और दोपहर में खाने में दाल और रोटी होती है। हफ्ते में 3 दिन बच्चों के लिए नॉनवेज भी होता है। जी हाँ, सारे होता है। और अगर देखा जाए, आपने बोला कि भरतपुर अलवर साइड के बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उससे आगे पड़ जाता है मेवात, नूह जिला, नूह के भी पढ़ते हैं यहाँ। मेवात के कितने बच्चे तकरीबन यहाँ पर? तकरीबन 70 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 70 बच्चे, माशाल्लाह, 70 बच्चे नूह के पढ़ते हैं। नूह और नहीं, पूरी मेवात आ जाता है। नूह के भी है, ज्यादा भरतपुर अलवर के, लेकिन नूह के भी काफी है। तो क्या संदेश देना चाहोगे हजरत कि कोई बच्चा अपना यहाँ डालना चाहे और दीनी एतबार से और पढ़ाई के एतबार से, तो उसके बारे में क्या बोलना?
मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश करूंगा कि इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी कोशिश है कि हम दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम को भी आगे बढ़ाएं। मैंने जो आपसे अर्ज किया था कि हम एक वहाँ केरल की एक संस्था के यहाँ वो सेंटर लेके आए हैं, उसको हम कॉलेज तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 12वीं का इम्तिहान दे रहे हैं, इन बच्चों को हम कॉलेज भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपील करूंगा सारे मुसलमानों से कि आप अपने बच्चों को अगर आलिम बनाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं, कारी बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ मदरसे में रख करके बच्चों को आप दुनिया की आला तालीम दिलाना चाहते हैं, तो उसका माकूल यहाँ पे इंतजाम है। अपने बच्चों को भेजिए, खास तौर से ऐसे बच्चे, ऐसे लोग या ऐसे तालिब इल्म जो हिफ्ज करके मदरसा छोड़ चुके हैं या हिफ्ज कर लेने के बाद आगे वो चाहते हैं कि हम दुनियावी तालीम हासिल करें। ऐसे बहुत से आलिम बनने के बाद भी चाहते हैं कि हम दुनियावी तालीम हासिल करें, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ इंतजाम है। वो आए, दाखिला ले और यहाँ के इस प्रोग्राम से और यहाँ की इस तालीमी संस्था से ज्यादा आप लोग फायदा उठाएं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा आप बड़ी तादाद में बच्चों को भेजिए, हमें इंशाअल्लाह अच्छा पाएंगे, तलबा भी अच्छा पाएंगे, आप भी अच्छा पाएंगे। बेहतरीन केरल के जो है असातिज़ा है, पता है कि हमारे हिंदुस्तान में केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% तालीम है और वहाँ की अंग्रेजी, वहाँ की मैथ, वहाँ की साइंस बहुत मशहूर है और इन शोबों में इन मज़ामीन में खास मेहनत की जाती है। इसलिए अपने बच्चों को, चाहे आलिम हो, हाफिज हो या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई 7वीं 8वीं करके छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को आप यहाँ मदरसे में दाखिल करावें, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों हमारे साथ थे आज बाप तहसील में एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है और उसके चेयरमैन थे हमारे साथ रहमतुल्लाह कासमी जी, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी। तो सीधी आपकी बात हो रही थी अभी रहमतुल्लाह कासमी जी से। तो दोस्तों हमारा जो आज टॉपिक था दीन तालीम को लेके, शिक्षा को लेके और यहाँ तक कि स्कूली तालीम को लेके भी था। यहाँ तक कि अभी हजरत ने हमें बताया कि हमारे इधर एक स्कूल चलता है और उस स्कूल में BA यानी आप डिग्री ले सकते हो, BA फाइनल तक यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। और अगर दीनी तालीम से देखा जाए तो 1 साल के लिए ही मात्र आपको रुक करना होता है, या देवबंद जाते हो या गुजरात जाते हो किसी भी मदरसे में, बाकी पूरी फारिगी से जो होता है मौलवी, मुफ्ती और हाफिज तीनों की पढ़ाई मुकम्मल की जाती है। कारी साहब जी, तो बात आगे बढ़ाते हुए हम आगे अगला सवाल करते हैं। तो हजरत एक चीज और मेरे माइंड में काफी टाइम से घूम रही है कि जो पोखरण का मदरसा है, एक फलोदी के अंदर है और एक जोधपुर के अंदर है, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि पोखरण शायद आपका ही मदरसा है, जो बड़ा मदरसा है आपका, कहीं ना कहीं उससे है। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह उस मदरसे के सबसे पहले मोहतमिम उस मदरसे के मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह थे और बड़ा नाम था मेरे दादा का तकवा और तहारत में, और वो उलमाए देवबंद। और उसके साथ साथ हमारे दादा ने उस वक्त जंग आज़ादी की जो को जंग उस वक्त चल रही थी, वो भी यहाँ मारवाड़ में हमारे दादा का बड़ा नाम था। यहाँ के ठाकुरों से उन्होंने आज़ादी की जंग भी लड़ी 1947 उससे पहले शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में माशाअल्लाह। और उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो पाकिस्तान सिंध के उलमा से और देवबंद के उलमा से हमारे दादा के बड़े गहरे ताल्लुक थे, उनसे बड़ी दुआएं थी, बड़ा नाम था हमारा दादा रहमतुल्लाह अलैह का। तो मदरसे के सबसे पहले मोहतरम मेरे दादा है वो। और बाकी जो आपने जिन मदारिस का नाम लिया है वो मदारिस मेरे बड़े बहुत अच्छे मरासिम है। इस एरिया का पुराना मदरसा फलोदी का मदरसा है, फलोदी जिले का। अपने मदरसे से भी पुराना? हाँ, वो 10 साल पुराना। 10 साल पुराना? हाँ, 10 साल पुराना है वो हमसे। हमारे अच्छे मरासिम में अच्छे ताल्लुक, जितने मदारिस है सबसे अच्छे ताल्लुक, आपसे मोहब्बत, एक दूसरे पेट की बात करते हैं, तबादला करते हैं, मदरसों के लिए कोई सही सोचते हैं, मिल्लत के लिए कोई बैठ करके गौर खोज करते हैं, तो सबसे अच्छे ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हजरत जिस टाइम आप आए थे यहाँ पे, लगभग यहाँ पे कौन से सन में आए और कितनी यहाँ पे मुश्किल से आबादी होगी जब आपने स्टार्ट किया? ये जहाँ मदरसा भी वाक़ है, ये जंगल में था जी। ये रोड नहीं था, रोड भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, पानी हम तालाब से लाया करते, तालाब से पीने के लिए जो फिलहाल झील है, हाँ वहाँ से लाया करते। यहाँ एक छोटा सा हमने वो अंडरग्राउंड
टांका बना हुआ, उसके अंदर पानी जो है मुठ गाड़े से लाके डलवाया करते थे। और लाइट भी नहीं थी तो हम उस वक्त लालटेन से बच्चों को पढ़ाया। इतने साधन नहीं थे। रात को यहाँ हम करते थे बच्चे, यहाँ शुरू में जो 30-35 बच्चे थे, तो यहाँ छोटे छोटे 2-3 कमरे थे, उसकी छत पे हम सोया करते थे। तो रात को बच्चे डरते थे और बाद दफा बच्चे यहाँ दूर गए तो रात को डरे भी। और यहाँ जहाँ बैठे यहाँ बहुत बिच्छू और सांप थे, बहुत ज्यादा। और जंगल था एकदम। तो इस जंगल में हमने यहाँ आकर के बैठे थे। आज पास आबादी हो गया बहुत, मुसलमानों का महल्ला बन गया, वरना बाप में मुस्तकिल मुसलमानों का महल्ला नहीं था। अपने गाँव डानियों में रहते थे, डानिया पास में ही है, यहाँ शुरू हो जाती पास में 2-3 किलोमीटर के बाद। अपने खेतों में रहते थे, मदरसे की वजह से लोग आकर के बसे, यहाँ महल्ला भी आबाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सन 80 की बात है, 80 की जनवरी के महीने में, जनवरी में आ पाए। तो उस टाइम शायद दिन की इतनी तालीम नहीं थी, लोगों कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बहुत जहालत थी, बड़ी रसूमात थी, बहुत बिदात थी। लोग बहुत छिड़क भी क्या करते थे काफी इलाकों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके हर घर में मस्जिदें भी बना दी। तो तकरीबन 80-85 मस्जिदें अल्लाह ने हमारी कोशिश से इस इलाके में बनाई है। और सारी सब में मदरसे चलते हैं, सारी बात बहुत बेदारी आई अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की। उस वक्त मतलब मुसलमानों के स्कूल में ताला लगा रहता था, मुसलमानों के जितने स्कूल से सब पे ताला था। और जितने जी कामचोर जितने भी मास्टर हुआ करते थे, वो मुसलमानों के गाँव में जाकर के अपना आराम किया अपना तबादला वहाँ करवाते थे, बोले घरों का काम करते। और मुसलमानों के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, न मुसलमान खुद पढ़ाने की तरफ से कोई, और आज नहीं चाहते थे कि हम पढ़ के। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्कूल का आबाद है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। मुसलमानों का हर स्कूल आबाद। हमारे जैसे मकातब हैं, बहुत से ऐसे मकातब हैं जिनका जो है ऐसा उनका निज़ाम औकात है, आधा दिन स्कूल में पढ़ते हैं, आधा वक्त जो है अदर मदरसे में पढ़ते हैं। बहुत बेदारी आई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेदारी आई। फिलहाल जो निजाम है और फिलहाल यहाँ की जो आवाम है कितना मुतासिर हुई है मदरसे को लेके, और कितने जुड़े हैं, और कितने अभी भी ऐसे हैं बेदार की? आवाम का जबरदस्त जुड़ाव है। आवाम अपनी हर चीज, हर जिंदगी के हर शोबे में आवाम को मदरसे की तरफ से रहनुमाई मिलती है। इसलिए आवाम हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए, छोटा बड़ा हर काम हम करते हैं, हमसे करवाते हैं। छोटा बड़ा हर काम, चाहे गवर्नमेंट का काम हो, दीनी काम हो, कोई हमारा जो है सामाजिक काम हो, तो सारा लोगों की तवज्जुहात का मरकज जो कुछ है मदरसा। और हजरत मैंने सुना है, अभी हमारे भाई ओसामा जी बता रहे थे कि साइड में एक छोटे बच्चों का एक अलग से मदरसा है, पुरानी बिल्डिंग। हाँ है ना, मैंने बताया था ना आपसे, 8-1.5 किलोमीटर छोटे। तो वहाँ कितने उम्र से लेके और कितने उम्र तक के बच्चे पढ़ते हैं? वह 8 साल से लेकर के 10-12 साल तक बच्चे उधर ही रहते हैं। उसमें कितना स्टाफ है? उसमें स्टाफ तकरीबन 20-25 का माशाल्लाह उससे स्टाफ। अच्छा, उसका निजाम उधर है, खाने पीने का जो सारा निजाम अलग है। वहाँ दो आदमी अलग है, वहाँ खाना पकाते हैं, 2 आदमी यहाँ खाना पकाते हैं। तो वहाँ का किचन अलग है, निजाम एक ही मदरसे के तहत ही सारा है। खर्चा सारा यहीं का है, वहाँ का भी खर्चा यहीं से होता है और यहाँ का खर्चा तो यहाँ है, सारा खर्चा इसी का होता है। ये मैंने 2.5 करोड़ बताया ना दोनों के लिए जी। इसके अलावा हम मकातिब में भी तकरीबन सालाना 20 लाख रुपए हम मकातिब का खर्चा हमारा, जितने मकातिब मैंने बताया ना, 93 मकातिब है, उनका सालाना 20 लाख का खर्चा मकातिब का। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मकातिब में बेचारे मदद करते हैं हमें, और 3 आदमी हमारे तनख्वाह के साथ जो इनकी निगरानी करते हैं। तो कभी जाना हुआ आपका इधर बाप को छोड़ के, पोखरण को छोड़ के, या राजस्थान या जोधपुर, इधर बीकानेर, जो भी इलाका अपना रेगिस्तान का, इसको छोड़ के मेवात की तरफ रुख हुआ? हाँ, मेवात भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेवात में हमारे अच्छे ताल्लुक है, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना जी। मेवात के लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अभी हम पिछले बकरीद की छुट्टियों में गए थे, हम लोग हमारे पास 5-6 का स्टाफ था, 3-4 दिन रखे, बड़ी हमारी खातिर तवाज़ो की, बहुत इकराम किया, हमारा बड़ी मोहब्बत से पेश आए। और बाकी वहाँ के उलमा से हमारा ताल्लुक है। जो मेवात का सबसे बड़ा गोरखपुर का जिले का मील के मदरसा है जी। उनकी इंतजामिया, वहाँ के मोहतमिम, वहाँ के शेखुल हदीस, इनसे हमारे शहर मरासे में वो लोग वहाँ यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। वो मौलाना राशिद साहब वहाँ के मोहतमिम और शेखुल हदीस हैं, मुतमितुल्मा राजस्थान के सदर है, मैं वहाँ का नायब सदर हूँ, इसलिए हमारा अच्छा रहता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे, जिस तरह के मेवात में थोड़े हालात है
बच्चों के खास करके नौजवान तबके को देखा जाए, युवा पीढ़ी को, तो हमें इसके बारे में आप हमें नौजवानों को देख करके हमें थोड़ी तकलीफ होती है। नौजवानों का हुलिया भी सही नहीं है, नौजवानों के थोड़ी उनका उनके जो अखलाक भी सही नहीं है, और बड़ी वजह है कि तालीम की कमी है। नौजवान और जो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से शुरू हो जाता है, दौसा से शुरू होकर के दिल्ली के कोने तक जाता है, विवाद पूरा करता है। चंद इदारे वहाँ के मजबूत है, दूसरे इदारे थोड़े हालात से कुछ ऐसे नजर आए कि उनकी तरक्की याफ्ता नहीं है। होगा तो वो अपनी मस्जिदों को आबाद करे, दीन के साथ जुड़े, और उलमा के साथ तो उनके अच्छे मोहब्बत है, लेकिन कुछ शिकायतें हैं कि उनका जो कमाई के जराए हैं वो पाक नहीं है, उसको इख्तियार करना चाहिए। कमाई के जराए तो अगर पाक रहेंगे तो हमारे औलाद भी आगे चलकर नस्लें हमारी फरमा बरदार बनेगी, और हमारी नस्लों में दीन आएगा और नस्लें कामयाब होगी। पाक कमाई से अगर पाक करेंगे तो भाई का खून नहीं होगा, और हमारी नस्लें भी आने वाली, तो नस्लों का भी हमें अंदेशा है कौन से रास्ते पे जाए, इसीलिए सही रास्ते पे आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फाइनली हमारे साथ जुड़े थे मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी। तो बहुत अच्छा एक संदेश, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर होगी और बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगी, और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी से जो उन्होंने अपने अल्फाज, जो उन्होंने अपने शब्द रखे, तो उन पर खास करके गौर तवज्जो किया जाएगा, और इंशाल्लाह हम एक ऐसा मुस्तकबिल तैयार करेंगे जो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक वाकया पैदा होगा, और इंशाल्लाह हम हलाल रोजी की तरफ आएंगे। और खास करके मैं वासे अपील करना चाहता हूँ, हमारे उलेमाओं की इज्जत करें और मदारिस को आबाद करें, मस्जिद को आबाद करें, ज्यादा से ज्यादा उलेमाओं को सपोर्ट करें। सही बात। सबसे ज्यादा हमारे लिए जो गौर फिक्र की बात है, हम अपने उलेमाओं को बेदार कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, उनसे बेरुखी से बात करते हैं। हालांकि ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है। धक्का मुक्की भी मैंने देखा है, अपने दरवाजे से लौटते हुए मैंने देखा है। लेकिन ये काम हमें संभालना होगा, खास करके युवा पीढ़ी को एक अंजाम देना होगा, और एक नए मुस्तकबिल की तरफ हमें जाना होगा। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक था, और हम फिलहाल थे बाप, जो कि लोधी जिले के अंदर आता है, एक तहसील है छोटा सा। जिस समय हम यहाँ पर आए थे, जिस समय मौलाना रहमतुल्लाह कासमी इधर आए थे, तो उस समय यहाँ पे बिल्कुल बंजर जंगल था, ना कोई यहाँ पे आबादी थी, किसी तरह का यहाँ पे कोई निजाम नहीं था, बहुत ज्यादा यहाँ पे जहालत थी। लेकिन माशाल्लाह 1980 के तकरीबन यहाँ पे आए थे, और आज यहाँ का आप निजाम देखोगे, आज यहाँ की आप आबादी देखोगे, आवाम को देखोगे, और यहाँ का आप निजाम देखोगे। सबसे बड़ी बात, दो सवाल और पूछना चाहूंगा मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जैसे। तो हजरत, एक लास्ट और मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरह से मेवात में दहेज प्रथा का बहुत ज्यादा, जो पढ़े लिखे तबके भी बहुत ज्यादा माहौल बिल्कुल गया है, तो उसके बारे में दो शब्द जरूर कहें। और हमने अपने खास लोगों से को देखा, हमारे लोग विवाद में, हमारे लोग, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, और उसके साथ जमात में वक्त देने वाले लोग, साल भर का 4 महीने देने वाले ये, और उसके अलावा उलमा की भी हमने ये सुना है कि वो इस जहेज की लानत में वो भी मुब्तला है। 1 करोड़ रुपए का खर्चा शादी पे आया हमारे मिलने वाला है, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए का खर्चा। और ये जो गाड़ियां आती है ना, कौन सी थार, ये थार की गाड़ियां आमतौर से जहेज में देना, और कम से कम मोटरसाइकिल तो किसी को भी देना चाहिए, वो तो रिश्ते थे होने में मिल जाए। 15-20 लाख तो कोई आदमी बगैर जहेज के भी कर करे तो उसकी खर्चा। हमारे यहाँ 1-2 तालिब इल्म थे, यहाँ हिफ्ज़ किया उन्होंने, उनकी शादी थी, वो वहाँ के खैरथल के थे, उनकी शादी में हमें बुलाया, तो वो उनका रिश्ता किसी, वो भी हाफिज थे, उनका रिश्ता किसी हाफिज साहब से जी। उन्होंने माशाल्लाह कुछ नहीं, माशाल्लाह मस्जिद में निकाह तो करवाते हैं, वहाँ है मस्जिद में निकाह करते। हम अभी एक हमारे ये उसामा आप साथ में थे, तो तालिब इल्म हमारे यहाँ आसिफ है, उनके हम गए तो कौन से गाँव का नाम, बंजीर का में, उनकी बहन की शादी थी, तो वो वहाँ निकाह मस्जिद में करवाया, और कोई बारात वगैरह का भी इतना वो नहीं, लेकिन जहेज का बहुत ज्यादा बड़ी लानत है, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से उलमा मेहनत करके, जो उलमा सही है,
वहाँ जो मिल के असातिज़ा हैं, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो साहिबजादे, उन्होंने माशाल्लाह कुछ नहीं किया। उनकी सादगी है एकदम, जितनी शादी हुई सादगी के साथ हुई, और उन्होंने अपनी शादियां, अपने बच्चों की शादियां अपने भाइयों में आपस में करी। ये मेरे ख्याल में ये आपके यहाँ नहीं है ऐसा, उन्होंने अपना आपस में अपने भाइयों में रिश्ता किया। तो इन चीजों से बचने के लिए तो ये जो जहीज के लानत है, ये बहुत बड़ी खतरनाक है, तबाही और बर्बादी का सामान है। और इतनी बड़ी जहीज लेने के बाद भी बात दफा ऐसा होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, वो होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है, कितनी बड़ी तबाही होती है। इसलिए इससे बचा जाए, और उलमा इस पे मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, वहाँ के उलमा। मैं भी अपील करूंगा कि इसको सारे हर जगह का आलिम इस बात की अपील करेगा, मैं भी करूंगा कि इस लानत से हम लोगों को बचना चाहिए। हजरत लास्ट सवाल मेरा बचा है। मैंने बोला था शुरू में 2 सवाल करने हैं, लेकिन सवाल पे सवाल मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं, क्योंकि बातें आप इतनी अच्छी करते हैं, आप पूछते जाओ, और आप बात को इतने अच्छे से समझाते हैं। मन करता है कि शाम तक आपका इंटरव्यू चले, लेकिन नहीं, समय को देखते हो, बच्चों की शायद फिलहाल आपकी मोहब्बत है। लंच होने वाला है, तो थोड़ा आवाज का इश्यू रहेगा। जी, मेरा एक सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और खास करके मेवात के लिए सबसे बड़ा सवाल। हाँ, जिस तरह से मेवात नौजवान साथी तो आ ही रहे हैं सोशल मीडिया, और जिस तरह से वो अपने साथ साथ में अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी औरतें, सबको सोशल मीडिया पे ला रहे हैं और नचा रहे हैं, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, उसके बारे में दोस्तों। मैं भी कभी मैंने भी देखा है, ये नौजवानों की तबाही का सामान है। और इस तरह से बच्चियों को इस लाइन में लाओगे तो फहाशी और औरियानियत आम हो जाएगी, जिससे आपके समाज की रूह खत्म हो जाएगी। आपकी एक पहचान है मेवात की, मेव मुसलमानों की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसी पे हमें कायम रहना चाहिए। हमारी उसी में दुनिया की भलाई है और आखिरत की भलाई। ये सारी तबाही और बर्बादी का सामान है। बच्चियों को आगे लाना, सोशल वीडियो डालकर, चलो नौजवान आ रहे हैं, उनको फिर हद तक रहना चाहिए, लेकिन बच्चियों को, अपनी बहन बेटियों को लाना, ये तो बड़ी बेगैरती की बात है। इससे बचना चाहिए। आए दिन रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है, और अगर वायरल हो भी गया, उसको लोग दबाते नहीं, उसको उखाड़ के वापस उसको वायरल करते हैं। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं दहेज को लेके, कहीं ना कहीं दौलत को लेके, कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज्यादा एक दूरी बन रही है, दूरियां बन रही है। तो उसके बारे में 2 शब्द और बताओ। वजूहात यही है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के ज़ाब्ते और उसूल बताए, उस पर चल के करेंगे तो हमारी जो जिंदगी खुशहाल जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह खुशियां भरी जिंदगी रहेगी, बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हमारी जिंदगी बीतेगी। और जब इस तरह की हम इस माहौल को छोड़ करके और दूसरी ये चकाचौंध माहौल में हम आएंगे, तो फिर सारा बर्बादी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, हालात बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, मुकदमात होंगे, और उसके अलावा कत्ल और खून गारतगरी होगी, बहुत से नुकसान आते हैं इसमें। इसलिए ये सारी चीजें यही है हमारी जो है बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी यही है, शुरू होती है, फिर आगे चल करके तो बहुत बड़ा खतरनाक हालात बन जाएंगे। इसलिए बचना चाहिए इन बातों से। दोस्तों, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं आपसे, और आपको हमारा और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी का इंटरव्यू कैसा लगा, और ये मैसेज आपको कहाँ तक सीमित लगता है, कहाँ तक अच्छा लगता है, कहाँ तक इसको आप शेयर करते हैं, कहाँ तक इसको पहुंचाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें से, इस बयानात से, इस इंटरव्यू से क्या सीख लेते हैं, और किस तरह से आप अपनी जिंदगी को उस रास्ते पे लाते हैं, दीनी लाइन पे लाते हैं, दीनी एतबार से देखते हैं, या आप उसी रास्ते पे, भटके हुए रास्ते पे चलते जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी हमारा काम यही था, आप तक ये वीडियो बनाने का मकसद था हमारा कि हम आवाम को जागरूक करें और हम दीन की ओर लौटें। आज से तकरीबन 20-30 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरह का हमारा मेवात था, जिस तरह की हमारी आवाम, जिस तरह का हमारा मुसलमान भाई था, तो वो अलग दुनिया थी। लेकिन आज देखा जाता है जैसे जैसे पैसे डेवलप हुए, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, और जैसे जैसे हमने अपनी ग्रोथ की, उस हिसाब से हम एक नरक की ओर जा रहे हैं, और बिल्कुल अपने दीनी बिल्कुल भटके हुए हैं। ना हम नमाज के पास, ना हम रोजे के पास, ना जकात के पास, ना आलिम के पास, ना हम मस्जिद मदारिस के पास, हम कहीं नहीं है। एक बात मेरे जहन में, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जी, यहाँ रमजान में लोग आपके इलाके के चंदा करने आते हैं जी, तो यहाँ चंदा करने आते हैं लोग, तो यहाँ पे थोड़ी चंदा, क्योंकि आजकल 50% आजकल चंदा सही जगह पे नहीं लग रहा है,
जिसको लोग फर्जी कहते हैं। जी जी तो यहाँ थोड़ी मामला टाइट कर दिया है यहाँ के उलमा ने और मदरसे की भाई उसकी तस्दीक के बगैर उनको फंदा नहीं दिया जाए। बड़े मदरसे के बड़े आलिम की कोई तस्दीक हो और बड़े आलिम ने किसी इदारे को देखा है या उनको तसल्ली है या तो उन्हीं को तस्दीक दी जाती है। यहाँ आते हैं और कई मदरसे हमने वहाँ देखे भी हैं गुजरात के भागलपुर में, हर जगह ऐसे है। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे मदरसे हैं जिनको इतनी जो जरूरत नहीं है कि वहाँ कायम किए जाए। एक गांव में 3-3, 4-4 मदरसे, ऐसी जरूरत नहीं है। कई इलाके का एक बड़ा मदरसा होना चाहिए, मकातिब होने चाहिए। हमारी तंजा के मदरस जो है जो जितने ज्यादा बन रहे हैं उससे हमारी जिल्लत, हमारे उलमा की जिल्लत हो रही है उससे। तो बेचारे यहाँ आते हैं तो एक बात उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें बाहर आना पड़ता है। मैंने उनसे कहा आपके मदरसे का बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, थोड़े से बच्चे हैं तो आप इतनी दूर क्यों आते हैं, वहीं पूरा कर लिया करो अपने इलाके में। यहाँ आकर के आप लोग जो है यहाँ जी जी आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, परेशान होते हैं और रमजान के महीने में बहुत परेशानी होती है आपको। जी तो कहने लगे मौलवी साहब क्या करें, वहाँ अनाज तो हमें बहुत देते हैं लेकिन वहाँ ज़कात देने का वहाँ निजाम नहीं, रिवाज नहीं है। उनका कहना कि ज़कात देने का वहाँ रिवाज नहीं है। अगर वहाँ के मेवात के लोग ज़कात देना शुरू कर दे तो फिर हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं। अगर ये सच्ची बात है तो ज़कात तो बहुत अहम जो है रुकन है इस्लाम का। नमाज के बाद अकीमुस्सलाम आतु ज़कात अल्लाह के नबी का फरमान है। तो ज़कात की तरफ आप लोगों को देने पे ज़्यादा इस फर्ज को अहमियत को दे और इस तवज्जो दे और ज़कात अदा करने में अगर वो सच्चे हैं वो सफारा तो ज़कात अदा करने में कोताही ना बरते। एक अहम रुकन है। नमाज हम पढ़ते हैं और ज़कात नहीं देते हैं तो फिर हम जिस्मानी इबादत तो हो रही है लेकिन माली इबादत की तो कभी हम ना देते हैं। ज़कात का, सदक़ात का, खैरात का, वैसे सखावत बहुत है आपके यहाँ लेकिन इसका एहतमाम करना चाहिए। इससे अगर ये बात सच्ची है तो ज़कात अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये बात सच है, वाजह है और जरूरी है, क्योंकि बगैर ज़कात के ना दीन फैलता है, ना हमारे उलेमा अपना मुकम्मल जो मुकाम पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकते। और हमारा एक अहम हिस्सा है ज़कात, बहुत जरूरी है, जिंदगी है, ज़कात है। ज़कात की जरूर नहीं है कि ज़कात मदरसों में है जी। ज़कात के बहुत से मसारिफ है। आप अपने पड़ोस के लोगों को सजवा लिए, अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई मुसाफिर है, कोई कैदी है, कोई परेशान हाल है, किसी पे कोई आफत आई है तो वहाँ दीजिए। ज़कात तो एक ऐसा निज़ाम है अल्लाह की तरफ से कायम किया हुआ है जिससे हमारे जो है कौम को खड़ा किया जाता है। जो लोग गिरे हुए उनको खड़ा किया जाता है। बहुत बेहतरीन निज़ाम है। इस निज़ाम को के तहत तो हम अपने किसी भी अपने भाई को, किसी जरूरतमंद को हम इंशाअल्लाह दूसरे के सामने हाथ जो है फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम ज़कात देना शुरू करेंगे। तो हजरत अब हम आपसे इजाजत लेते हैं और एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ जी कि हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है। खास करके मेरे बारे में, मैं इधर आया तकरीबन मैं 700-800 किलोमीटर चल के आया माशाअल्लाह। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे आप कहाँ तक देखो ये हर काम का एक जो है काम के लिए एक खास मेयार होता है। आप इस मदरसे में आए आज, कल आप आए और दूर से आए, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है और आप हमारे यहाँ रुके, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये आप आए हैं लेकिन अब मदरसे में एक मेरा इंटरव्यू लिया आपने जी। ये पैगाम दुनिया में जाएगा और बहुत से दूर दूर जाएगा तो ये भी एक दीन का हिस्सा बन जाएगा। एक मदरसे का तारुफ होगा कि आपने अपने आंखों से देखा और ये सारी चीजें आप बताओगे इस पे, तो मदरसे का तारुफ होगा तो ये आपके दीन का हिस्सा बनेगा और ये आपका जो सफर है ना, ये आपका सफर इंशाल्लाह नेकियों में शामिल होगा। आपका एक जो है ना, किसी अच्छे काम के लिए आदमी एक कदम बढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती है। तो आप अगर मदरसों के लिए आए हैं, उलमा की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, तो एक किस्म की तबलीग है ये भी। तो इसमें आपको इंशाल्लाह अल्लाह अजर देगा और ऐसे कामों में आप रहिए और दूसरे ऐसे काम जैसा आप फरमा रहे हैं जिसमें फहाशी है, जिसमें कोई बुरानियत है, ऐसे आपको भी बचना चाहिए। सही आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बहुत
आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे? हम खास करके हमारे चैनल के हिसाब से हमारे लिए थोड़ा। हाँ, मैं आपके चैनल के लिए लोगों से अपील करूंगा कि आपका ताउन करें और आपके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। चेयरमैन है मदरसे के हाँ, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी, बहुत बड़े आलिम हैं, यानी कि बहुत बड़े पहुंचे हो। फिलहाल इस गांव इस तहसील के सरपंच। मैं अपना तारुफ तो नहीं करवाता, तारीफ कर रहा की है। नहीं, लेकिन मैंने जो यहाँ लोगों की खिदमत की है ना, उस खिदमत के सिले में मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। बस मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी, माशाल्लाह, मैं मदरसा बोर्ड का भी मेंबर रहा, माशाल्लाह। ठीक है। और मेरे यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर पार्टी का आदमी एहतराम इज्जत करता है और मैं हर एक के लिए अपना दिल खोल करता हूँ, किसी दीन की बरकत। मैंने सुना है खास तौर पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से आपकी गहरी दोस्ती है। जी हाँ जी। इसकी वजह है कि अशोक गहलोत साहब जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा। तो मेरी जवानी थी, मैं खूब यहाँ लोगों में जाता, प्रचार करता, बोलता, चलता। फिर अपनी जुबान का जो असर है उस पर, उसकी वजह से और कई दफा उनके साथ जाना हुआ, मीटिंगों में जाना हुआ, कई जलसों में जाना हुआ, बोलने का मौका मिला। तो उनके दिल में हमारी मोहब्बत है और मेरा काम वो कोई नहीं निकालते। जब उनकी हुकूमत थी तो मैं जब यहाँ से जाता तो मेरे साथ 50 आदमी चलते और सबके काम करते अशोक गहलोत साहब। हम जयपुर से वापस जयपुर शहर से बाहर निकलते उससे पहले मैं से ज्यादा बड़ा काम हो गया। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने हमारे इस इलाके की बहुत काम किया, सबका काम किया, लेकिन हमारा काम यहाँ हमारा MP वगैरह नहीं था, MLA वगैरह, उसके बावजूद अशोक गहलोत साहब कहते थे फलोदी मेरे दिल में बसता है। अशोक गहलोत साहब ने ही फलोदी को जिला बनाया। मेरे ऊपर तो बड़ी उनकी नवाजिशें हैं, बहुत बड़ा उनका, उस पर बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा एहतराम करते हैं। और वजह इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ किसी जरूरतमंद के काम से अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। एक पैसे का किसी सवाल नहीं किया, एक पत्थर का आकर मैंने अपने घर के सामने नहीं डलवाया, किसी ने कुछ करवा दिया। जो कुछ करवाया मैंने समाज के लिए करा और हर काम के लिए। समाज से मतलब हिंदुस्तानी समाज, हिंदू भाइयों को काम करिए, मुसलमान भाइयों का काम किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ना कि आलिम लोगों के बीच बैठना, बुजुर्ग लोगों के साथ रहना और उनके पास ज्यादा भी नहीं तो शाम के समय में अपने बड़े बुजुर्ग अपने घर में भी होते हैं। माँ बाप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनसे तो उसके बाद में अगर आप कहीं नहीं जाते तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप के पास तकरीबन 24 घंटे में से 1 घंटा बैठ के देखिए, इंशाल्लाह तहजीब होगी और दिल में सुकून मिलेगा, चैन आएगा और आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा तो रूबरू कराता हूँ मदरसे से, तो मेरे साथ आइए, जुड़िए और चलिए। सामने माशाअल्लाह मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग आ रही है बच्चों के हॉस्टल की बिल्डिंग, ये जो सामने की बिल्डिंग है ऊपर लिखा हुआ दारुल अकामा यानी बोर्डिंग की बिल्डिंग है जी। ये मेहमान खाना है, सामने लाइब्रेरी है जी। वो सामने एक बहुत बड़ा हॉल है जो इसमें कोई इज्तिमाई प्रोग्राम होता है वो इसमें किया जाता है, बहुत बड़ा हॉल है। और ये ऊपर है, यहाँ तो हिफ्ज़ की दरगाह है और इसके अंदर वो जो असली और मॉडर्न एजुकेशन की जो दरगाह है वो भी इसी में है। सामने ये नीचे 5 दरगाह हैं, हिफ्ज़ की दरगाह हैं ये, और एक ऊपर हिफ्ज़ की दरगाह है। या सामने की बिल्डिंग ये सारी अरबी क्लासों की आलिम बनने वाले सामने है, जो अरबी क्लासों के लिए आलिम जो बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं जी जी। उसके अलावा वहाँ किरात की अभी क्लास है, जहाँ कारी बनने वाले वहाँ कारी बनने वाले वहाँ पढ़ते हैं। नीचे ये कमरे छोटे कमरे हैं, ये सारे स्टाफ के लोग रहते हैं सबके सब। और ये छोटा सा ऑफिस है, इसके अंदर ये अकाउंट वगैरह का काम होता है जी जी। वहाँ तो आज से लिख के जाने का, अभी हमने सारा काम कंप्यूटराइज करा दिया है। अब ये यहाँ हिसाब किताब का सारा कंप्यूटर में सारा ले लिया है। वो ये ऑफिस सामने ऑफिस है, ये जो सामने फ्रेम लग रहा है, ये बच्चे जो है अपनी तहरीरें और अपना जो मज़ामीन है वो बच्चे लिख करके यहाँ आवेजा करते हैं। ये हर महीने में या लिख के करते हैं। दोस्तों, अभी आपने मदरसे के बारे में पूरी नॉलेज ली और इंशाल्लाह ये जो नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, ये एक बच्चों की काविश है तलबा की जी। अरबी क्लास में पढ़ने वाले अपने मज़ामीन लिख करके इसमें हर महीने में आवाजा करते हैं जी जी। ये खास मजमून कहते हैं।
यहाँ यहाँ पे ये हिसाब का किताब का काम होता है, हिसाब किताब। जो सारा काम होता है हिसाब का। माशाल्लाह। और ये यहाँ मुंशी जी बैठते हैं, यहाँ भी हिसाब किताब का काम होता है सारा। यहाँ मैं बैठता हूँ यहाँ पे, और वहाँ सामने वो हिसाब किताब के पहले कंप्यूटर से इसी साल शुरू किया है, पहले सारा हाथ से काम करता था। जी जी माशाल्लाह। सारा काम होता ये ऑफिस है ना? है। ये ऑफिस है। कैमरा वगैरह पूरी? हाँ कैमरा भी है, फैसिलिटी। कैमरा लगा पूरी फैसिलिटी सब है। ये पार्किंग हॉल है? हाँ ये पार्किंग नहीं है, जगह छोड़ रखी है, अच्छा लेकिन हम मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ रखते हैं। ये बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, अगर लाइट नहीं आती? जनरेटर लगा सामने। जी। नहीं, वो नहीं देख। ये प्लेट है। अच्छा सोलर प्लांट? हाँ सोलर पूरा सोलर से। बिजली का खर्चा बहुत आता था, लाख रुपए का हाँ, बिल, बिल्कुल। और कभी काम चलता 1.5 लाख तक का बिजली आया। फिर हमने कोशिश करके, और ये तकरीबन 15-16 लाख रुपए से ये सारा इसका अब बिजली की बचत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एकदम बिल जो आता है साफ आता है, बिल आता है। ठीक है हजरत, इजाजत दीजिए। आगे सुनिए। दोस्तों इस वीडियो से बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा मेरी पूरी आवाम के लिए, और खास तौर पे मेरी उम्मत के लिए। और ये सड़क आती है, ये मदरसा है, हम आपको दिखाएंगे। ये मदरसा, ये देखिए। जी अच्छा, सामने लोगो है 1980। जी जी जी। ये अल्लामा बिल कलम लिखा हुआ है, अल्लामा बिल कलम, नीचे कलमे है। थोड़ा ये दरख्त की टहनियाँ काटनी पड़ेगी सामने। थोड़ा इसको ना थोड़ा थोड़ा हटवाना पड़ेगा। इसका ये काट दे, कटवा दे। हाँ, क्योंकि दिखता नहीं है। इसका नहीं, सामने आ रहा है। चलिए सर। पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चे अपनी क्लास में मशरूफ है। तकरीबन अभी मैंने देखा है जहाँ तक 4 घंटे इन बच्चों को पढ़ते हुए हो गए। अभी तक इनको बस खाली बीच में होता है खाना और पेशाब के लिए, बाकी 15 मिनट के बीच में रेस्ट होती है इसकी। हाँ 15 मिनट का रेस्ट होता है, उसके बाद में फिर तुरंत बैठ जाते हैं। और जो फाइनली जो फिलहाल जो छूटेंगे क्लास से, वो किस टाइम छूटते हैं? 11 बजे। 11 बजे। 11 बजे से कब तक ये बच्चे रेस्ट करते हैं? फिर 3 बजे तक रेस्ट होता है, जोहर पढ़ते हैं 3 बजे जी। 3 बजे के बाद 3:15 पे मदरसा शुरू हो जाता है। 3:15 पे वापस लगता है। 3:15 से शुरू होकर के 5:30 तक। 5:30 के बाद 5:30 के असर की नमाज पढ़ के फिर मगरिब तक छुट्टी रहती है। जी। बच्चे टहलने चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते चले जाते हैं। मगरिब बाद फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मगरिब बाद तकरीबन 9 बजे तक पढ़ते हैं जी। और 9 बजे छुट्टी होकर फिर खाना खाते हैं जी। फिर ईशा की नमाज पढ़ते हैं जी। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद भी 11-12 बजे तक बच्चे पढ़ते रहते हैं। असातिज़ा भी पास साथ में बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बच्चे पढ़े रहते हैं असातिज़ा साथ में, माशाअल्लाह। ईशा के बाद भी, फजर से पहले भी उठ जाते हैं। अभी थोड़ी गर्मी के मौसम में थोड़ी वो क्या है कि रातें थोड़ी छोटी है तो इनको आराम भी चाहिए, लेकिन सर्दियों में तो आधी रात को उठ जाते हैं सब माशाल्लाह। बच्चे भी उठते हैं 5 बजे के बाद सब। तो दोस्तों आज हमारा इंटरव्यू खास था, और खास करके मैं तकरीबन 600-650 किलोमीटर दूर चल के आया फलोदी के पास में तकरीबन 35 किलोमीटर ये एक तहसील है छोटी सी, बाप नाम पे।
नाम करके। और पहले ये जो बाप होता था, बाप तहसील था, वो आता था जोधपुर के अंदर। जोधपुर। तो अब नया जिला बना है फलोदी, तो अब आता है फलोदी के अंदर। अगर आप अपने बच्चे करने चाहें, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, फैसिलिटी के बारे में पूछें तो वह मैं आपको बता ही दूंगा। और मैंने वीडियो उठा भी रखे, मैंने अभी तक जितना यहाँ देखा है फैसिलिटी, पोखरण, जोधपुर, फलोदी और बाप, तो सबसे बेहतरीन यहाँ पे फैसिलिटी है मदरसों के एतबार से देखा जाए। आपको बच्चों के किचन एतबार से वगैरह दिखाया नहीं, आपको खुद किचन दिखावा है आप? हाँ जी, चलिए चलिए किचन तो दिखाओ। अब हम लेकर चलते हैं आपको किचन, वो दिखाते हैं। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करके जरूर